हाय दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। हम कैपेसिटर के संबंध में बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा। ये जनरल इंजीनियरिंग, बीएमडब्ल्यू और बेसिक इलेक्ट्रिकल, इन सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, जनरल इंजीनियरिंग नहीं चल रहा है, ये किसके लिए? जनरल इंजीनियरिंग के लिए, बीई के लिए और बीएमडब्ल्यू, तीनों तरह के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ये कैपेसिटर। देखिए, ये हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो अदर पार्ट हैं, जो इसके पहले की जो पार्ट हैं, जैसे आपका डीसी थ्योरम्स हो गया, किरचॉफ ओम्स लॉ, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, वोल्टेज करंट डेफिनेशन, सब मेरे चैनल वैभव एडवांस लर्निंग में सब है। क्या, कौन सा चैनल नेम है मेरा? वैभव एडवांस लर्निंग। वहाँ आप जाइए और इन सारे वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखिए और लाभ उठाइए। अगर आपको अच्छा लगे इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उस पर बहुत सारे वीडियोज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे वीडियोज़ पड़े मिलेंगे आपको, ड्राइंग के मिलेंगे, पावर सिस्टम के मिलेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मिलेंगे। सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है और बहुत लाभ मिलेगा। मैथमेटिक्स तक का वीडियो मैंने उस पर अपलोड किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। ये कैपेसिटर देखिए, आज हम बहुत अच्छी चीज़ें कैपेसिटर के संबंध में पढ़ने वाले हैं। हम कैपेसिटर को बहुत बढ़िया से बताने का प्रयास करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट होगा इससे रिलेटेड, सब हम आपको यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए आप दो कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है। अभी सब कुछ हम इसके बारे में बताएंगे, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पे आप दो कंडक्टर ले लीजिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए और एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दीजिए। तो होगा क्या, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा। जब ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या हो जाएगा? ये जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो धनी हो जाएगा, यानी कि इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। और जो कोई भी चीज़ जो देता है, दाता होता है, वो धनी माना जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो दूसरा प्लेट होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में, मेरे पिछले लेक्चर में आप देखिएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? दूसरा जो कंडक्टर होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्लेट पर जाने लगेंगे, जिससे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। तो अब दो प्लेट हो गए या दो कंडक्टर हो गए, इन्हीं प्लेट पर चार्ज क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है। बीच में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो मान लीजिए बीच में क्या है? एयर है। बीच में क्या है? यहाँ पे एयर है, ठीक है। क्या है इसके बीच में? एयर है, ठीक है। तो अब जब दो चार्ज आपको मिल गए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आता है और मैग्नेटिक फील्ड कब आता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ये सारी स्टडी होती है, इलेक्ट्रॉन का स्टैटिक रहना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तभी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। किसी भी करंट कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तभी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से आता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के स्टैटिक होने से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन से, ठीक है। इसका मतलब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, अगर चार्ज है कहीं तो चार्ज से क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज का मतलब हो गया आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा तो उसको रिप्रेजेंट के लिए क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, या इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। यानी कि इसके बीच में क्या आएगा? आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं? कट नहीं करती हैं,
ठीक है, क्यों नहीं कट करती हैं? जहाँ ये कट कर देंगी वहाँ जो टेंजेंट होगा, जो स्पर्शी मिलेगी आपको, वो 2 दिशाओं को रिप्रेजेंट करेगी, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन कभी भी एक दूसरे से कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो बीच में ये जो एयर है, ये एयर कर क्या रहा है? इस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को यह एयर क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है, बस। अब जो ये स्टोरिंग एनर्जी है उसी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पूरी युक्ति का नाम क्या दे दिया गया? कैपेसिटर दे दिया गया, जो एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको क्या करता है? डिलीवर भी करता है, ठीक है। तो अब कैपेसिटर क्या कह सकते हैं? कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको क्या करता है? डिलीवर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात है। अब कैपेसिटर का एक नाम और भी है, इसका एक नाम और क्या है? कंडेंसर। इसको कंडेंसर क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन है, ठीक है, और ये बीच में जो एयर है, इस एयर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? इंसुलेटर क्यों नहीं कहते हैं? इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है? बस बने रहिए, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसको कंडेंसर क्यों कहते हैं ये बात बता रहे हैं। बीच में क्या है? एयर है। तो इस एयर के पास एक प्रॉपर्टी है जिससे यह इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर से हो करके पास होने दे रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये फ्लक्स अपने जगह पे क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, इधर के इधर, उधर का उधर, अंदर जाते ही नहीं। यानी कि बीच में जो एयर है उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को भेज सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, विद्युतशीलता जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। तो देखिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक है वह इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर क्या करता है? कंडेंस करने की क्षमता रखता है, अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? कंडेंसर है, ठीक है। अब परमिटिविटी हमने क्या बताया? परमिटिविटी, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युतशीलता कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ, या आप लिख सकते हैं क्या? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड क्या? परमिटिविटी। देखिए, इसका मतलब क्या है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट कर रहा है। कौन सा? एयर। तभी न इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन यहाँ से यहाँ गई। बीच में कंडक्टर इसके द्वारा हो रहा है ना, कंडेंसन इस डाइलेक्ट्रिक के द्वारा। तो डाइलेक्ट्रिक के इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, और इसका यूनिट क्या होता है आपका? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। इसको कंडेंसर क्यों कहते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। ये अब देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि डाइलेक्ट्रिक हम इसको क्यों कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि सेना के जवानों में, सभी सेना के जवान हैं, लेकिन उसमें कमांडो क्या होता है? जिसके पास एक स्पेशल क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है काम करने की, अपना वर्क एग्जीक्यूट करने की।
उसी को ही हम कमांडोज कहते हैं ना, सबको तो नहीं कहते हैं। उसी तरह से बहुत सारे इंसुलेटिंग विद्युत रोधी मटेरियल हमारे सामने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। या मार्कर भी इंसुलेटर है, आपका बोतल भी इंसुलेटर है, मेज भी इंसुलेटर है, चश्मा भी इंसुलेटर है, कुर्सी भी इंसुलेटर है, सब कुछ इंसुलेटर ही इंसुलेटर आपको दिखेगा। लेकिन उनमें से जिसके पास एक विशेष गुण हो उसी को डाइलेक्ट्रिक के अंतर्गत लाते हैं। विशेष गुण मतलब क्या? इस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर से होकर पास कर सके, यही गुण होना चाहिए। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर क्या करे? स्टोर कर सके, यही गुण होना चाहिए। फिर और क्या होना चाहिए? इसमें पोलराइजेशन की घटना हो सके। पोलराइजेशन मतलब अपनी पोलैरिटी को अलग अलग करने की क्षमता हो सके। ठीक है, अभी हम सब एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंने सब आपको बता दिया। क्या इसका जो है पॉइंट नोट कर लीजिए, क्या क्या पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट कर सके। फिर क्या होना चाहिए? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर सके? स्टोर कर सके। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमेशा ध्यान रखिए, कैपेसिटर एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है और इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और फिर क्या होना चाहिए? इसमें पोलराइजेशन की घटना होनी चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी उस इंसुलेटर के अंतर्गत है तो वही इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, अगर नहीं है तो नहीं कहलाएगा। लकड़ी में ये सारे गुण नहीं होता है तो लकड़ी सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है। लेकिन मोम में, कांच में, पेपर में ये सारे गुण होते हैं, इसलिए ये इंसुलेटर होने के साथ साथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी है। ठीक है, जो भी बातें हम बोल रहे हैं उसको एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जब इन चीज़ों को नोट करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक हम आशा करते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम आपको परमिटिविटी के बारे में बताते हैं। देखिए परमिटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और मान लीजिए यहाँ मोम भर दिए तो मोम की अपनी अलग परमिटिविटी होगी। यहाँ पे आपने कांच भर दिया तो उसकी अपनी अलग परमिटिविटी होगी। जैसा जो भी मटेरियल आप यूज करेंगे उसकी अलग अलग परमिटिविटी होती है, उसका अलग अलग वैल्यूज़ होता है। मान लीजिए आपने कुछ नहीं भरा तो क्या है? एयर है, तो एयर की भी तो अपनी परमिटिविटी होगी। एयर की भी तो अपने एक गुण होगा जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर से कंडक्ट कर सके। तो उस एयर की जो परमिटिविटी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट दिस इज परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एप्सिलॉन 0। द फिक्स वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह एयर की परमिटिविटी है जो क्या है? फिक्स है। ठीक है, बातें तो हमारी समझ में आ रही होंगी। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी को हम सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, या सापेक्षिक विद्युतशीलता या अपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, सापेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये क्या होती है? एयर के किसी भी पदार्थ की, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से कितना टाइम्स ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसकी परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी एयर के कंपैरिजन में कितनी है? 5 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 5 है, 5 यही 5 क्या कहलाएगी? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगी। ठीक है, किसी भी पदार्थ की परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में कितना गुना है वही उस पदार्थ की रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर हम किसी पदार्थ की परमिटिविटी के बारे में बात करें, देखिए एयर की परमिटिविटी ये फिक्स है। किसी पदार्थ की रिलेटिव परमिटिविटी
क्या होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जब गुना में है तो मात्रक कैसे होगा, 6 गुना 7 गुना 8 गुना, किसके गुना, एयर के कंपेरिजन में। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम कोई बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जो चांदी की कंडक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में 2 गुना ज़्यादा होती है। मान लीजिए हम कहें कि ये एक रेलगाड़ी है, दूसरे रेलगाड़ी भी से 5 गुना फास्ट दौड़ती है। तो जब हम गुना में बात करते हैं तो उसी गुना को ही तो रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ आपके सामने है, मोम है, कांच है, कुछ भी है, उस पदार्थ की जो परमिटिविटी है वह एयर के कंपेरिजन में कितनी गुना है, वही क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, उसकी परमिटिविटी क्या है, इससे 2 गुना है, इससे क्या है 2 गुना है, तो उस पदार्थ की तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या निकलेगी, उस पदार्थ की परमिटिविटी अपान एयर की परमिटिविटी। ये क्या है, मटेरियल की परमिटिविटी और अपान एयर की परमिटिविटी। तभी न पता चलेगा कि इस पदार्थ की परमिटिविटी एयर से कितना गुना ज़्यादा है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तभी हमको गुना मिलेगा। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या होता है, किसी पदार्थ की एयर के सापेक्ष जो परमिटिविटी होती है उसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मान लीजिए किसी मटेरियल की परमिटिविटी अगर निकालना हो तो रिलेटिव परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी में हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कह दिया जाए कोई मटेरियल है, मान लीजिए कोई मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी एयर के परमिटिविटी से क्या है, 5 गुना ज़्यादा है। तो यही तो हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r उस मटेरियल की परमिटिविटी हो जाएगी, खुद की परमिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए एयर की विद्युतशीलता तो दिया गया है, अब एयर की अपेक्षित विद्युतशीलता अगर पूछी जाए रिलेटिव परमिटिविटी तो आप कैसे निकालेंगे। तो एयर की हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं एयर की, तो एयर की परमिटिविटी ऊपर रखेंगे एप्सिलॉन 0 और नीचे ऑलरेडी हमेशा सबके लिए ये तो फिक्स ही है, कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि एयर की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, 1 होती है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज में रहते हैं, इसलिए हमने परमिटिविटी शब्द को पूरी अच्छी तरीके से ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरह से परमिबिलिटी होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, वहाँ चुंबकीय बल रेखाएँ होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएँ जब चुंबक पदार्थ से होकर गुजरती हैं तो उसके उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ हम अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, बस यही म्यू और एप्सिलॉन दोनों में अलग अलग अंतर है बस। तो ये चीज़ें हमने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है और इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कुछ अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक कंडेंसर है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये सारी बातें जान चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर आपका पैसिव एलिमेंट है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या है ये, पैसिव एलिमेंट है। ठीक, और फिर क्या है कैपेसिटर, ये आपका बाईलैटरल है। क्या है ये, बाईलैटरल है और पैसिव एलिमेंट है। देखिए एलिमेंट इंजीनियरिंग के फील्ड में 2 प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो होता है जो एनर्जी अपने अंदर रखता है, जो सर्किट को एनर्जाइज करने का काम करता है, वो एक्टिव होता है। और पैसिव क्या होता है, जो एनर्जी को कंज्यूम करता है। जैसे मान लीजिए कि घर में जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से पैसिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनके गार्जियन क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो जो पैसिव एलिमेंट को एनर्जी देने का काम करते हैं, जैसे पावर हो गया, बैटरी हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ये जो जितने भी सोर्सेज हैं सब एक्टिव पावर हैं, एक्टिव एलिमेंट है। लेकिन ये सब क्या है, कहोगे सर इसमें भी तो एनर्जी होती है, लेकिन इसकी खुद की नहीं होती है ना, ये तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, इसलिए ये भी पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। बाईलैटरल क्यों है,
क्योंकि हम इसमें कोई फिक्स पोलैरिटी नहीं है कि ये प्लेट नेगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है। अब पलट के भी कनेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, यानी कि दोनों प्लेटों में से किसी को किसी के साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, बशर्ते इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पोलैरिटी फिक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है बराबर कि किस कैपेसिटर में पोलैरिटी फिक्स होती है। पोलैरिटी देख के ही सर्किट में उसका कनेक्शन करते हैं, तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब ये अपने अंदर एनर्जी को कितना स्टोर कर लेता है, हम उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। क्या कहते हैं इसको, मान लीजिए कि इस पर क्यू चार्ज गया। कौन सा चार्ज गया? क्यू चार्ज गया, और इन प्लेटों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी है। ठीक है, तो जो ये चार्ज होगा वो इस V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्या होगा? Q प्रोपोर्शनल टू V। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम जो है बहुत कुछ चीज़ें लिखवा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V, अरे जितना ही चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर Q है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो यहाँ कांस्टेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड बराबर हो सके। ठीक है, अगर ये बढ़ रहा हो तो इसको घटा के इसके बराबर कर दे, अगर ये घट रहा है तो बढ़ा करके ये इसको इसके बराबर कर दे, इसीलिए कांस्टेंट आता है बीच में। तो यहाँ पे एक C कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या कहलाता है? ये कैपेसिटेंस कहलाता है। तो C बराबर क्या होता है? Q/V। इसका टर्म क्या है कि ये जो है कितना इसकी धारिता है, कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, ये इसकी क्षमता कितनी है, उसी को ही हम कैपेसिटेंस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? V को यूनिट कर लें, एक कर लेंगे तो Q/1 QA होगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक कैपेसिटर को 1 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए जितने चार्ज की आवश्यकता होगी उसी को ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि 1 वोल्ट कैपेसिटेंस अगर आपको जनरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, यूनिट इसका क्या होता है देख लीजिए, इसका यूनिट फैराड होता है। ठीक है, आए बहुत ज़्यादा ये पूछता है, जैसे मान लीजिए आपसे इसको पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए या देख लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नई चीज़ें आपको मिलेंगी, बस बने रहिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पूछ देती हैं, जैसे 1 मिली फैराड बराबर क्या होता है? 10⁻³ फैराड। ठीक है, 1 माइक्रो फैराड बराबर क्या होता है? 10⁻6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर क्या होता है? 10⁻9 फैराड। ठीक है, 1 पीको फैराड बराबर क्या होता है? 10⁻12 फैराड। इसको याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं कि एयर इनके बीच में तो होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं इस चीज़ को यहाँ पर, देखिए इसको फिर से हम बनाएंगे एक हेडिंग के साथ। क्या है? देखिए कैपेसिटर में, नहीं दिख रहा होगा, कैपेसिटर में एयर के स्थान पर, कैपेसिटर में एयर के स्थान पर अन्य डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ क्यों भरते हैं? अन्य डाइलेक्ट्रिक पदार्थ ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आखिर हम एयर है तो फिर हमें अन्य पदार्थ को भरने की क्या ज़रूरत पड़ती है। इस बात को एक्सप्लेन करेंगे हम, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि हम क्यों करते हैं। देखिए कुछ बच्चों का डिमांड था कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग डिज़ाइन को आगे बढ़ाया जाए,
जैसे समय मिलेगा हम प्रयास करेंगे उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, आप जो पढ़ाई जो इम्पोर्टेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सकता है पहले उसको हम कवर कर रहे हैं। जो कोई ड्राइंग है तो उसको आप रट भी सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ही पूछेगा, इस चीज़ को रट नहीं सकते, इनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इनको हम बता दे रहे हैं, ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ आप इसके अंदर भर दिए और इसको आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इसको प्लस माइनस से, यहाँ आपने पोटेंशियल दे दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको प्रोवाइड कर दिया। तो देखिए इसमें जो भी मटेरियल आप भरते हैं तो इसमें होता क्या है, इस मटेरियल में पोलराइजेशन की घटना हो जाती है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। पोलराइजेशन की घटना का मतलब क्या है कि हर पदार्थ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, हर पदार्थ में है। कोई ऐसा भी पदार्थ जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ना हो, न्यूट्रॉन नहीं है समझ में आता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हर पदार्थ में होते हैं, ये आप जानते हैं। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव पोटेंशियल। तो जब हम होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर के जब इनको हम अलग से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इनको एक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एक एनर्जी देते हैं, वोल्टेज सोर्स देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो होता क्या है कि इसमें पोलराइजेशन हो जाती है। मतलब इसका जो नेगेटिव है पोटेंशियल वो पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर, और जो आपका पॉजिटिव है वो नेगेटिव पोटेंशियल की ओर। इस प्रकार से जो घटनाएं होती हैं इसी को हम ध्रुवण या पोलराइजेशन कहते हैं। जो बातें हम बोल रहे हैं उनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो ई ऐसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, तो ऐसे होगा, लेकिन अंदर देखिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ये मान लीजिए E1 है, ये मान लीजिए E2 है। तो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत जब होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। मान लीजिए दो फोर्स आपस में एक दूसरे के विपरीत या अपोजिट वर्क कर रहे हैं, वर्क डन है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप E की वैल्यू देखें तो E की वैल्यू होगा क्या, E1 डिफरेंस E2, यानी कि E की वैल्यू कम होगा। अभी बराबर E इंटू डी आपने पढ़ा ही है। ठीक है, इनके क्रॉस वोल्टेज भी है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, D है, तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है, वेर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखिए, जब E कम होगा तो V कम होगा, जब E कम होगा तो V कम होगा, और जब V कम होगा तो C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए भरते हैं। ठीक है, ताकि जो कैपेसिटर की संधारिता है, कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह से पूछ सकता है, घुमा करके, कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता है। देखिए क्या क्या कम होता है, आपका E भी कम होता है, V भी कम होता है, तो बढ़ता क्या है, कैपेसिटेंस C बढ़ता है। इतनी घटनाएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसमें हम अन्य डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फॉर्म में हम फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं।